अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। आलमी मार्केट में जब खाम तेल की कीमतें बढ़ रही थीं तो हमने देखा कि हुकूमत ने सिर्फ 8 दिनों में 5 मरतबा पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाईं, जिससे पेट्रोल की कीमतों में तकरीबन 24 रुपए का इजाफा हुआ। डीजल की कीमतें भी यहाँ पर 64 रुपए बढ़ चुकी हैं। लेकिन जब इसी आलमी मार्केट में एक ही दिन में ऑयल प्राइसेस 8 से 9 डॉलर कम हुई तो हमने देखा कि हमारे मुल्क में सिर्फ 1 रुपया पेट्रोल पर कम किया गया, जबकि उसी खाम तेल से डीजल भी हासिल किया जाता है जिसकी कीमत में तकरीबन 3.5 रुपए का इजाफा कर दिया गया। अब इस तरह हुकूमत एक बार फिर अवामी रिलीफ के दावों से बहुत दूर नजर आ रही है। पाकिस्तान में रोजाना कीमतों के नए निजाम के आगाज से अब तक पेट्रोल 23 रुपए से ज्यादा बढ़ चुका है। डीजल में 63 रुपए से जायद का फी लीटर इजाफा हो चुका है। डीजल सिर्फ ट्रक्स का फ्यूल नहीं है, बल्कि मुल्क भर में सामान की तरसील के साथ बसेस और ट्रैक्टर्स के साथ ज़राई मशीनरी और इंडस्ट्रियल यूज भी इसका बहुत ज्यादा है। जब डीजल महंगा होता है तो फिर सब्जियां, फल, आटा, सीमेंट, स्टील, रोजमर्रा इस्तेमाल की तकरीबन हर चीज ही महंगी हो जाती है, जिसका फिर आखिर में बोझ आवाम के ऊपर ही पास किया जाता है। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में बहुत ही मामूली कमी की है, लेकिन कीमत का बड़ा हिस्सा अब भी टैक्सेस के साथ मुतनाज़ लेवीज और मुख्तलिफ चार्जेस पर मुश्तमिल है। सिर्फ पेट्रोल पर 80 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी और 5 रुपए क्लाइमेट सपोर्ट लेवी वसूल की जा रही है। इसके अलावा 17 रुपए कस्टम्स ड्यूटी के साथ इनलैंड फ्रेट मार्जिन 7 रुपए फी लीटर है। फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मार्जिन तकरीबन 8 रुपए और डीलर्स का मार्जिन भी तकरीबन 8 रुपए 64 पैसे है, जो कि अब कुछ दिन में मजीद बढ़ जाएगा, जिस पर इस वक्त भी हुकूमत और पंप ओनर्स का इस मार्जिन को 10 रुपए तक बढ़ाने पर तनाजा खड़ा है। इन सारे टैक्सेस और ड्यूटीज के बाद पेट्रोल की कीमत 334 रुपए से भी जायद फी लीटर इस वक्त हमारे मुल्क में मौजूद है। दूसरी जानिब आलमी मंडी में कमी हुई है और वो दबाव अभी भी हमारे मुल्क में लेकिन बरकरार है। ब्रेंट खाम तेल तकरीबन 86 डॉलर, WTI 81 डॉलर फी बैरल के करीब आ चुका है। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल और सप्लाई के खदशात आलमी कीमतों को ऊपर तो रखे हुए हैं, लेकिन जब ये नीचे आती हैं तो फिर वो पास ऑन रिलीफ नहीं किया जाता, जिसका असर पाकिस्तान के रोजाना कीमतों के निज़ाम में फौरी तौर पर नजर आ रहा है। नए निज़ाम का मकसद आलमी कीमतों के मुताबिक फौरी रद्द-ए-अमल देना है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि अब आवाम और कारोबार को हर रोज बदलती कीमतों के साथ खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा। खासतौर पर ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रीज के लिए कॉस्ट का अंदाजा लगाना अब बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि रोजाना इसमें रद्दोबदल है। ये रोजाना पेट्रोल की कीमत के तयन की पॉलिसी क्या एक बेहतर और दुरुस्त ऑप्शन है, या फिर ऑल्टरनेट ऑप्शंस भी मौजूद थे? चूंकि तमाम स्टेक होल्डर्स को इस पर एतराज़ात हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अशफाक तोला साहब, साबिक वज़ीर मुमलिकत हैं, माहिर माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये 10 दिन पहले ये फैसला होता है कि रोजाना पेट्रोल की कीमत का तयन होगा। अब तयन मतलब कमी भी होगी, ज्यादा भी होगा। सिर्फ 2 बार कमी हुई 35 पैसे की और 1 रुपए की, और जब बढ़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ये कुल मिला के 25 रुपए का इजाफा हो चुका है। क्या हुकूमत के पास कोई और बेहतर ऑप्शन मौजूद था या यही लास्ट ऑप्शन रह गया था? जी, दो तीन चीजों पे आप बड़े अच्छे मुद्दे उठाए हैं। देखिए, अभी जो प्राइसिंग मैकेनिज्म है वो टार्ट्स की सिंगापुर एवरेज पे होता है, जो डीजल का और पेट्रोल का जो अरब जो इसके लाइट कहते हैं ना, उसके जो एवरेज होते हैं 7 मूविंग डेज का, वर्किंग डेज का। और ऑब्वियसली जो 7 डेज का जब आपने फिक्स किया था, तो ऑब्वियसली जो 5वां और 6वां और 7वां दिन था ना, उसमें रेट कम थे 1 से पहले के, क्योंकि उस वक्त पिछले 5 दिनों का आपने किया, 7 दिनों का किया, और कशीदगी के बाद 2 दिन 3 दिन बहुत बढ़ गए थे, और उसके बाद अब ये स्लाइड नीचे आ रहे हैं। जैसे आज जो क्लोज हुआ है आपका, मेरा ख्याल है 147 के करीब स्टार्ट हुआ है। मैं अभी आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली कितना आज क्लोज हुआ है। आज ये क्लोज हुआ है आपका 148.36 डीजल हुआ है और 107.31 ये हुआ है आपका पेट्रोल। ठीक है, तो मेरा ख्याल है स्लाइटली नीचे आएंगे। हाँ, अगर यही प्राइस की टेंडेंसी चलती रहेगी अगले 5 दिनों तक, नीचे आते रहेंगे, तो कोई उम्मीद नहीं है मेरा ख्याल है कि ये और मजीद कमी हो। बट इसमें वजाबे की वजह ये थी कि जब आपने ये शुरू किया था प्राइसिंग मैकेनिज्म, तो उसमें उस वक्त के 90, 95 ये वाले रेट थे, वो उनकी एवरेज बन रही थी, और जब बाद में एक दिन का इजाफा हुआ और ऊपर से एक दिन निकलना शुरू हुआ, तो वो एवरेज बढ़नी शुरू हो गई, तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट आपको ऊपर आना शुरू। अब ये तो रहा, ये जो प्रेजेंट मैकेनिज्म, उसमें ऑब्वियसली आप देखते हैं कि प्राइस मैकेनिज्म क्या था, वेटेड एवरेज क्या बना, आपने ट्रांसपोर्टेशन क्या लिया, पेट्रोलियम लेवी क्या लिया, बाकी चीजों का प्रीमियम क्या दे रहा है PSU, ये सारी चीजें हम देख। अब आगे सवाल के क्या ये मैकेनिज्म ठीक है कि नहीं। अब ये तो एक्चुअल उन प्राइसेस पे हो रहा है अरबाज साहब के जो प्लांट्स के बेसिस पे है,
और जो इंटरनेशनली वेरीफाइड। अब आ जाए दूसरी तरफ, 2001 से पहले बाकायदा प्राइसिंग फार्मूले बनते थे और रिफाइनरी जो होती थी ना, वो आप रिफाइनिंग मार्जिन पे काम। रिफाइनरीज का ये होता है कि वो क्रूड ऑयल मंगाती हैं, क्रूड ऑयल को फिर वो यहाँ अपने यहाँ प्रोसेस करती है और डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजर के डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं। जैसे सपोज कर ले 30% के करीब आपका जो आता है, 32-33% के करीब आपका पेट्रोल निकलता है। फिर उसके बाद ऊपर आप जाते हैं तो डीजल, केरोसिन निकलता है, फिर नाफ्ता निकलता है और आखिरी में जो बच जाती है वो होती है आपकी फर्नेस ऑयल। अब रिफाइनिंग करना, क्योंकि आपकी कुछ रिफाइनरी बहुत आउटडेटेड है और कुछ रिफाइनरी जो है आपकी वो अपडेटेड है। तो जो आउटडेटेड रिफाइनरीज है उनका मतलब ये हो रहा है कि उनकी रिफाइनिंग नहीं सही चल रही है और उनका जो फर्नेस ऑयल है वो ज्यादा। अच्छा, पहले फर्नेस ऑयल की खपत ज्यादा थी बिकॉज कि आपकी काफी आईपीपी जो होते थे वो फर्नेस ऑयल के बेस पे। अभी आपने जब क्लाइमेटिक फंडिंग ली है IMF से 1.4 बिलियन डॉलर की, तो उस क्लाइमेटिक फंडिंग के एज ए कोवेनेंट और एज ए टेंशन आपने ये कहा है कि जी RFO यानी कि फर्नेस ऑयल को हम यूज करने की मानियत रखेंगे और इसकी ये पेनल्टी होगी कि जितने की इसकी प्राइस होगी इतने की पेट्रोलियम की। सही। लिहाजा आपने उसको डिस्करेज किया और डिस्करेज करने के बाद ये हो रहा है कि आप एक तरफ तो आइडियल कैपेसिटी की पेमेंट है वो कर रहे हैं इनको, तो आपकी आईपीपी है उनको। दूसरी तरफ आपका पेट्रोल, ये जो RFO है ना, उनको एक्सपोर्ट करना पड़ता है, उनको इंटरनेशनल प्राइस मिलती है। अगर $100 है तो $20 जो उनके एक्सपेंसिव है वो लॉस, और उसी लॉस को वो मिटिगेट करते हैं आपके जो प्रॉफिट अर्न करते हैं पेट्रोल से या डीजल से या क्या कुछ या दूसरे प्रोडक्ट से, नाफ्ता से या LPG। अब ये सारी चीजें मैंने आपको मैकेनिज्म समझा दी है। 11 जून का जो वीक था, जिस वक्त ये थोड़ी सी डीएस्केलेट हो गई थी आपकी सिचुएशन कल की, उस वक्त आपका जो एवरेज था, आप प्रॉफिट का बिटवीन जो प्लांट्स का जो रेट दिया जाता था रिफाइनरीज को और OMCs को, और जो अगर क्रूड ऑयल मंगा के रिफाइनरी या रिफाइन करके अगर OMCs को दें और करें और अपना ये बेचे, तो $13 या $14 का। अब अगर आप देखेंगे तो ये श्रिंक होके $3-4 पे रह गया। उसकी चंद वजूहत ये है कि हमारी एक दो रिफाइनरी है जो बहुत ही आउटडेटेड है और जिसमें आपका RFO ज्यादा निकलता है और उसकी वजह से हमारा ये इम्पैक्ट आता है कॉस्ट का। अगर एफिशिएंट रिफाइनरी को देखें तो वो तो $15 से $20 बचाते हैं और आज भी वो $6-7 आराम से बचाते हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये इनएफिशिएंसी की जो कॉस्ट है वो आराम से रिकवर है। और दूसरी तरफ आप फ्लैट्स का जो रेट दे रहे हैं, मेरा ख्याल है आप हिस्ट्री उठा लें तो मुझे नहीं लग रहा कि फ्लैट्स का रेट कहीं आपकी लोकल रिफाइनिंग से कम। ठीक, तो अविश्वास साहब, ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई पिछले 5-6 महीनों में, ये तो इस रीजन के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए एक जैसी है। अब हम ये देख रहे हैं कि इसका सबसे ज़्यादा प्रेशर इस वक्त पाकिस्तान पर पड़ा है कि फौरी तौर पर प्राइसेस बढ़ रही हैं, वो पास ऑन भी आवाम पर हो रही हैं, हुकूमत उसको अपने तौर पर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। तो ये प्राइसिंग मैकेनिज़्म तो तय हो गया, जो बुकिंग मैकेनिज़्म है वो तो अभी भी पुराना वाला ही फॉलो हो रहा है। यानी ये जिस ऑयल पर इस वक्त पैसे बढ़ाए जा रहे हैं, ये तो कोई 15-20 दिन पहले या 1 महीना पहले ख़रीदा गया है। तो पुरानी कीमत पर आप रोज़ाना की बुनियाद पर प्राइस बढ़ा रहे हैं, ये एक दुरुस्त मैकेनिज्म लग रहा है? देखिए, मूविंग प्राइसिंग है ना, तो उसमें देखिए अगर कहीं फर्ज करें जब कहीं 137 पे भी तो मैंने बुक किया होगा, मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूँ, 150 पे भी किया होगा, 167 पे भी किया होगा, तो वो जब इनको बेचने की बारी आई, क्योंकि वो भी 15 दिन के बाद तो आ जाएगा ना तेल, ऐसा तो नहीं है ना कि तेल दरिया में रह जाएगा। अब मगर 167 की मैंने बुकिंग ली है, अगर यदि मैं प्राइस ले रहा हूँ, मैं अभी आपको ये बात दो चीजें अलग अलग रख लें कि क्या मैं क्रूड ले रहा हूँ तो क्रूड की प्राइस भी ज्यादा होती है, ऐसी बात नहीं है। सही। तो अगर 80 का है और अगर इसमें अगर मैं एवरेज निकाल लूं और अगर ये बनती है 135 की एवरेज, तो 80 और बिल्कुल $55 का फर्क है। तो रिफाइनिंग की कॉस्ट होती है, सब चीजों की कॉस्ट होती है। तो व्हाट आई एम सेइंग माय डियर फ्रेंड, कि जो प्लांट्स की जो प्राइस है ना, अगर 167 है, 157 है, 160 पिछले 5, अब आगे अगर कम होगी तो वो जो उनका नुकसान होगा तो कॉम्पनसेट करना है ना। तो मूविंग एवरेज में ये एक चीज कवर होगी।
इसका तदारुक करने के लिए शुरू में जिस दिन इसने बढ़ाया था तो हमने कहा था या तो आप उसी वक्त डेली प्राइस कर लेते कि भाई ये डेली प्राइस है, ये मेरा पेट्रोलियम लेवी है, ये मेरा फ्रेट इक्वलाइजेशन है, ये मेरा डीलर मार्जिन है, ये सब चीजें है ना, ये सब होते हैं। अब आपको मैं गारंटी कर सकता हूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से अभी से बता दूं, ये जो कॉल ऑफ की थी स्ट्राइक पेट्रोल पंप वालों ने, क्योंकि उनको गेन हो रहा था, क्योंकि डेली बेसिस पे प्राइसेस बढ़ रही थी और उनको गेन हो रहा था। अब अगर ये सिचुएशन डीएस्केलेट हो जाती है गल्फ में और ये प्राइस नीचे आएगी तो ये देख लीजिएगा हड़ताल में उतर आएंगे। यहाँ पर मुझे एक बात बताया अरबाब साहब जी, ये मैक्सिमम इनका जो पेट्रोल का जो वो होता है ना अपना स्टॉक होता है ना, वो लास्ट करता है 3 से 4 दिन एवरेज हमने निकाला और 7 दिन मैक्सिमम, एक दिन मिनिमम 7 दिन मैक्सिमम, 2 से 3 या 4 दिन 3 एवरेज आपका आता है। आप 8 रुपए सम पैसे आप दे रहे हैं कमीशन, और आज की प्राइस पे अगर मैं देख लूं तो सर 2.4% बनता है आज का। एनुअलाइज तो कर ले आप इसको यार। बिल्कुल। तो एक आखिरी सवाल अशफाक साहब कि अब ये इसमें जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, अभी ये 2-3 के आपने नाम लिए, डीलर्स हैं, ओएमसीज हैं, फिर आवाम सबसे मेन स्टेक होल्डर ऑयल टैंकर एसोसिएशन, हर एक ही इस मैकेनिज्म को रिजेक्ट कर रहा है। पहले डीलर्स की का रिएक्शन सामने आया, उससे पहले ओएमसी सामने आए थे, ऑयल टैंकर वालों के भी ये कल मुज़ाकरात हुए, एक कमेटी बन गई है, वो भी तैयार नहीं है इस मैकेनिज्म के साथ काम करने के लिए। तो अब ये इसका वे आउट गवर्नमेंट के पास है क्या? एक एक करके सबको मनाता रहे, सबकी डिमांड पूरी करता रहे, तो फिर ये प्राइस में इजाफा होता रहेगा अगर सबके मार्जिन इसी तरह बढ़ते रहेंगे। कोई देर पा इसका हल मौजूद है, कोई लास्ट ऑप्शन सोल्यूशन? देर पा हल ये है बुखन रिफाइनरी से रिफाइन करवाए, वो प्राइस मैकेनिज्म 2001। तो देखो जरूरत जो है ना इजाद की भाव, जब आपको जरूरत थी आपने प्लाट्स की, अब आपको जरूरत है, अब यू गो बैक टू द प्रिमिटिव एज। अब चाहे वही फार्मूला लेके आए, उस फार्मूले के तहत आप दें और आप देखें रिफाइनरीज के प्रॉफिट को देखिए। जहाँ 7 बिलियन का प्रॉफिट था वहाँ आप आज जो 300 मिलियन का प्रॉफिट था वो 25 अरब का प्रॉफिट, जहाँ 2.4 बिलियन का लॉस था वो अल्हम्दुलिल्लाह 8 बिलियन का प्रॉफिट कर गई। यार ये प्रॉफिट आते ही है ना इसी प्राइसिंग मैकेनिज्म की वजह से इनको मिल रहा है। तो अब आप उनको कहें भाई थोड़ा हम पे रहम कर लो, हम पे भी रहम करना है, मगर ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना कि भाई अगर, और यही बात है आप देखें हमेशा हम हमारे मिनिस्टर हजरात जो एडवाइजर आते हैं वो डिफरेंट करते हैं, मीडिया का भी फर्ज बनता है कि आप पर्टिनेंट क्वेश्चन करें, आप उनके व्यूज को एयर करते हैं और आप ऑब्वियसली उनके सामने किसी को बिठाए ना कि जो सामने नॉलेज रखता है और मिनिस्टर साहब कुछ कहें और उनको कुछ बताया जाए, आईना भी तो दिखाना पड़ता है ना उनको भी कि भाई देखें आईना ये होता है, आप बताइए असल सवालों के जवाब दे दीजिए। तो ये चीजें मिसिंग है अरबाब, यहाँ पर मीडिया में भी है, मीडिया का भी बहुत बड़ा कसूर है आपका, और मैं ये समझता हूँ डेफिनेटली आपको अपना मेथड चेंज करना। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक साहब, साबिक वज़ीर माशियात हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में तेल की सप्लाई एक बार फिर खबरों में है, लेकिन इस बार वजह पेट्रोल की कीमत नहीं बल्कि वो टैंकर्स हैं जो रिफाइनरियों से पेट्रोल पंप्स तक फ्यूल पहुंचाते हैं। अगर यही निज़ाम मुतासर हो जाए तो चंद ही दिनों में कई शहरों में पेट्रोल पंप बंद भी हो सकते हैं, वहां से पेट्रोल गायब हो सकता है। इसी खतरे को भांपते हुए हुकूमत ने ऑयल टैंकर इंडस्ट्री के मसाइल हल करने के लिए फौरी तौर पर एक आला सतही कमेटी कायम कर दी है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के नुमाइंदों से मुलाकात के बाद एक हफ्ते में सिफारिशात तलब की हैं। अब इस कमेटी में पेट्रोलियम डिवीजन, ओगरा, ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन और ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल के नुमाइंदे भी शामिल कर लिए गए। मकसद सिर्फ एक है कि मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की बिला तात्तुल फराहमी को यकीनी बनाया जाए। टैंकर मालकान का इस पर मौक़िफ़ है कि उनके कारोबार पर कई बरसों से दबाव बढ़ रहा है। उनका ये कहना है कि वाइट ऑयल पाइप लाइन का कोटा बढ़ने से टैंकर्स के हिस्से का काम कम हो गया है। दूसरी तरफ डीजल, टायर्स, मरम्मत और दीगर अखराजात मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं, मगर फ्रेट चार्जेस उसी रफ्तार से नहीं बढ़े हैं। इसीलिए वो मुतालबा कर रहे हैं कि किरायों का फार्मूला अब महंगाई की शरह यानी CPI से मुंसलिक किया जाए और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में ठेके देने का निज़ाम मुकम्मल तौर पर शफाफ बनाया जाए। हुकूमत ने भी चंद अहम हिदायत जारी की हैं। ओगरा को टैंकर्स की ट्रैकिंग मजीद मौसर बनाने की बात की है, ऑयल कंपनी से फ्रेट पॉलिसी तलब की है और डीलर्स की गाड़ियों को बुनियादी फ्यूल की सप्लाई में इस्तेमाल न करने की हिदायत दी गई है। अब इसका मकसद सप्लाई चेन में शफाफियत और बेहतर निगरानी लाना है ताकि किसी भी बेज़ाब्तगी को रोका जा सके। ये तनाज़ा नया नहीं है, माजी में भी हमने देखा है कि किरायों को, पाइपलाइन के कोटे को लेकर और फिर ज़ाब्तों पर इख्तलाफात को लेकर
टैंकर मालकान पहले भी हड़ताल कर चुके हैं, जिससे कई शहरों में पेट्रोल की किल्लत के वाक़यात भी हुए हैं। इस बार हुकूमत पहले ही मुज़ाकरात के जरिए इस मसले को हल करना चाहती है ताकि आवाम को किसी मुमकिना बहरान का सामना ना करना पड़े। यदि मसाइल और मुतालबात हैं क्या टैंकर एसोसिएशन के, टैंकर मालकान के, इस पर हम बात करेंगे। मीर शम्स शाहवानी साहब, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान टैंकर एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद हैं। शम्स साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये बताइएगा कि बुनियादी मुतालबात क्या हैं, जो आप लोगों का मार्जिन है, जो आप लोगों का किराया है, उसमें कितना इजाफा आप चाहते हैं और हुकूमत कितने पर एग्री है? देखिए, हमारा जो है ना, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे 3 साल से किराए बढ़े नहीं है। एक तो किराया बढ़ा दे, क्योंकि जो है ना हमारे जितने भी ओवरऑल पाकिस्तान में चीज़ें हो रहा है, टायर हो गया, हर चीज़, जितने भी ये पेट्रोल डीजल का जो कीमतें वगैरह बढ़ता है ना, तो उसके साथ साथ सारे चीज़ें, टायर, जितने भी हमारे ऑयल टैंकर से मुंसलिक चीज़ें हैं वो बढ़ जाती हैं। तो हमारा जो है ना ये है कि किराया हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए जाए, ताकि जो है ना हमारे उस पे आवाम पे और जो बोझ पड़ रहा है हमारे जो ट्रांसपोर्टरों पे, बिलखुसूस जो ओनर है, हमारे गाड़ी मालिकान है, उन पे ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। तो पूरे पाकिस्तान में हम तो सप्लाई कर रहे हैं। और दूसरा, वो जो आप उसका कह रहे हैं उनके पंप वालों का, उनके अपने एक जायज़ वो है, किरायों का है कि वो डेली बेसिस पे उनको पंप वालों को जो हो रहा है उनका एक अपना जायज़ मुतालबा है परसेंटेज का, और पंप वालों का जो है वो डेली बेसिस पे हमें भी परेशानी आ रहा है, क्योंकि गाड़ियां हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सुबह से रात तक बंद होते हैं। रात के 11 बजे सप्लाई स्टार्ट होता है तो 12 बजे हुकूमत रेट चेंज कर लेता है। उसमें हमें 30,000 के बजाय हम 60,000 देना पड़ता है, 80,000 देना पड़ता है। फिर गाड़ियां रोडों पे होता है, कोई सिंध जाता है, कोई केपीके जाता है। तो ये 15 दिन में अगर गवर्नमेंट करे तो अपने अपील भी किया है, कल हमने बात भी किया है सेक्रेटरी से और तमाम तर लोगों से, हुकाम वाला से। तो पंप वालों का एक जेन्युइन मसला है, तो उस पर भी जो है ना ये करे। बाकी हड़ताल, हमारा काबीना हमारे साथ है। हड़ताल, हम किसी किस्म का हम हड़ताल नहीं कर रहे। पूरे पाकिस्तान में हमारा सप्लाई जारी और सारी है, और इंशाल्लाह हमारे जो मुतालबात है, चीज़ें हैं, वो मिनिस्टर पेट्रोलियम ने भी माना है। हम इस पे ओगरा चेयरमैन से पहले भी मिल चुके हैं, वजीर आजम के मुशीर जो एडवाइज़र है उनसे भी हमारी मुलाकात हो चुकी है। हमारे जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात है उन्होंने बाकायदा पीएम हाउस में भेजे हैं कि जो है ना इनके मामला हल करे। तो हमें बिल्कुल उम्मीद है गवर्नमेंट पे। और ये जो रेट जो चेंज हो रहा है, ये देखे पाकिस्तान पे अल्लाह ताला करम करे। ये तो पूरे पाकिस्तान में जब जंग का सूरत हो रहा है, पहले भी रेट बढ़े, फिर सही हुए। अब ये इस हालत में आवाम को तकलीफ देना, इस हालत में हड़ताल करना, इस हालत में लोगों को ब्लैकमेल करना, ये तो कोई मुनासिब काम नहीं है। तकलीफ तो सबको है, ये बिल्कुल पेट्रोल डीजल होता है, इससे फर्क पड़ता है। लेकिन आप अपने हालात तो देखें कि बाहर मुल्क में क्या जंग चल रहा है, कशीदगी चल रहा है। अच्छा शम्स साहब, ये जो अभी जो आपके किराए हैं, ये इनमें कितने फीसद आपने इजाफा मांगा है और हुकूमत ने अभी तक कितने फीसद पर वो एग्री है? चूंकि अभी तो ये मुज़ाकरात चल रहे हैं, कितने फीसद का प्रपोजल आपने रखा है और वो कितने फीसद को मान रहे हैं? प्रपोजल मैं आपको अभी व्हाट्सएप कर दूंगा, जो हमने वो भेजा है, परसेंटेज भेजा है, क्योंकि 3 साल से हमारे बढ़े नहीं है। वो मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा, जो हमने उसको डीजी ऑयल को हमने दिया है। तो वो मैं आपको जो भी हमारे मुतालबात है वो मैं आपको अभी व्हाट्सएप कर दूंगा, उस पर हर चीज लिखा हुआ है। तो कीमतों में इजाफे का तो फिगर आपके पास होगा ना, कि अगर 50% का इजाफा मांगा है या 30% का इजाफा मांगा है या 10-15% का मांगा है, और ज़ाहिर है फिर हुकूमत ने उस पर सोचने के लिए कितना वक्त लिया है, क्या उसका तरीक़ाकार तय हुआ है? 20% जनाब, 20% हो कम से कम। जी हाँ। तो अब ये 20% जब आपका ये किराया बढ़ेगा तो फिर इसका असर ज़ाहिर फ्रेट चार्जेस की मद में आखिर में पड़ना तो एक सारिफ पर ही है। तो ये हुकूमत के लिए भी बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा इसको मानना, क्योंकि वो आवाम को ही फिर महंगा करके पेट्रोल देंगे? नहीं मुश्किल जनाब, पहले भी हमारे ये मसले मसाइल हुए थे। वो हमारे पास बाकायदा उगरा का और मिनिस्ट्री का बाकायदा लेटर पड़ा हुआ है। पहले भी उन्होंने जो है ना ये हमारे किराए वगैरह बढ़ाए थे, उस पर सारे गाड़ियां रुक गई थी। तो वो अभी आप ये देखें ना कि एक तो पाकिस्तान में हालत ठीक नहीं है, दूसरा वहां पे जंग चल रहा है, और डीजल पेट्रोल का कीमत देखे ना, पहले 160-180 का था तो पूरे पाकिस्तान में हम अफोर्ड कर सकते थे। अब ना हम अफोर्ड कर सकते हैं, ना पंप वाले कर सकते हैं, कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। गाड़ी मालिक भी इसमें पिस रहा है और पेट्रोल मालिकान भी इस पे पिस रहे हैं। सही। अभी अगर ये जितने भी 1 हफ्ते का 10 दिन का टाइम है और उसमें अगर ये 20% पर नहीं इत्तेफाक होता, हुकूमत नहीं मानती, फिर आप लोगों के पास क्या ऑप्शन होगा? फिर तो जाहिर है किसी हड़ताल की तरफ, एहतजाज की तरफ, मजबूरी की हालत में जाना ही पड़ेगा आपको। वो तो फिर हम काबीना हमारा है इंशाल्लाह, फिर काबीने को बुला के फिर मशवरा करेंगे इंशाल्लाह, मुल्क के सूरत हाल को देख के फिर कोई फैसला करेंगे इंशाल्लाह। हमें अल्लाह से उम्मीद है कि हमारे मुज़ाकरात और हमारे मीटिंग मुसलसल चल रहा है। चलो अगर गवर्नमेंट हमसे बात नहीं करे, टेबल टॉक नहीं करे, क्योंकि जो है ना वजीर आजम साहब के जो एडवाइजर है, मैन जो बड़े, उन्होंने जो है ना हमारे साथ मिल के कस्टम के हमारे मामला थे
हमारी गाड़ियों को जब यहाँ से सप्लाई निकलते थे, सिंध की गाड़ियों को पकड़ते थे, सबको। अल्लाह का शुक्र है, जब से हम इस्लामाबाद से मीटिंग करके आए, हमारे तहफुजात लिखे हमारे काबीना और हम मुतमईन हैं। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। मीर शम्स शाबानी साहब, चेयरमैन बैंकर एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद थे। और अब अच्छी खबर ये है कि वो कह रहे हैं कि अगर उनके मुतालबात मान लिए जाते हैं तो फिर पेट्रोल का बहरान कम अज़ कम वो पैदा नहीं करेंगे, कोई स्ट्राइक नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान में गंदम का बहरान एक बार फिर सर उठा रहा है। सूबे गंदम मांग रहे हैं, कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं। और फिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि गंदम इंपोर्ट कौन करेगा। यहाँ पर तो पहले ही शॉर्टेज हो चुकी है, बाहर से मंगवाना है, अब हुकूमत मंगवाएगी या फिर प्राइवेट सेक्टर खुद मंगवाएगा, ये वो बड़ा अहम सवाल है जिसका जवाब इस वक्त हर एक को चाहिए। हुकूमत 1 मिलियन टन गंदम इंपोर्ट करने पर गौर कर रही है, चूंकि यहाँ पर गंदम की शॉर्टेज हो चुकी है। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा ने अपने मौजूदा ज़खायर कम होने की इत्तला दे दी है। अब दूसरी तरफ सीरियल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है कि इंपोर्ट का काम हुकूमत नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर को दिया जाए ताकि कौमी ख़जाने पर बोझ ना पड़े। प्राइवेट सेक्टर का मौक़िफ़ यह है कि अगर इंपोर्ट खुले और शफाफ निज़ाम के तहत हों तो हुकूमत को सब्सिडी नहीं देनी पड़ेगी, ज़ख़ीरा करने के अखराजात भी नहीं आएंगे, जबकि मार्केट में मुकाबला होने से कीमतें भी नीचे आ सकती हैं जो पहले ही बहुत ऊपर चली गई हैं। अब एसोसिएशन ने हुकूमत को 2 मरहलों में 40 लाख टन गंदम इंपोर्ट करने की तजवीज़ दी है। पहले मरहले में 20 लाख टन और फिर ज़रूरत पड़ने पर मज़ीद 20 लाख टन, जिससे अंदाज़ा होता है कि इस वक्त यहाँ पर गंदम की मकामी तौर पर कितनी शॉर्टेज है। अब ताजरों का इस सिलसिले में दावा यह है कि माली साल 2023-24 में प्राइवेट सेक्टर ने तकरीबन 27 लाख टन गंदम इंपोर्ट की थी, जिससे आटे और गंदम की कीमतों में वाज़ेह कमी आई थी। उनके मुताबिक इस वक्त गंदम तकरीबन 123 रुपये किलो से कम होकर 95 रुपये फ़ी किलो तक आ गई थी। लेकिन यहाँ पर यह बात भी बहुत अहम है कि उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब थी। कुछ एक्सपर्ट्स ने यह भी बताया था कि यह आटे से ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि भूसा है और कचरा आवाम को खिलाया जा रहा है। अब इसमें एक अहम दलील ये भी दी जा रही है कि हुकूमत 2 साल पहले गंदम की इंपोर्ट को डीरेगुलेट करने का ऐलान भी कर चुकी थी। अब अगर दोबारा सरकारी इदारे इंपोर्ट करेंगे तो इन्वेस्टर्स का एतमाद मुतासर होगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस वक्त आलमी मंडी में भी हालात निस्बतन साजगार हैं। ब्लैक सी और जनूबी अमेरिका में नई फसल आने से आलमी कीमतें कम हो सकती हैं, जिसका फ़ायदा पाकिस्तान बर वक्त इंपोर्ट करके उठा सकता है। अब हुकूमत के सामने 2 रास्ते हैं। अगर इंपोर्ट खुद करती है तो सप्लाई पर ज़्यादा कंट्रोल होगा, लेकिन कौमी ख़जाने पर माली बोझ और ज़ख़ीरा करने के मसाइल भी बढ़ सकते हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर को इजाज़त दी जाती है तो हुकूमत अखराजात से बच सकती है, मगर सख्त निगरानी फिर भी ज़रूरी होगी ताकि ज़ख़ीरा अंदोज़ी या फिर नाजायज़ मुनाफाखोरी जैसे मामलात ना हों। फैसला जो भी हो, इसका बराह रास्त असर बहरहाल आटे की कीमत, महंगाई इससे बढ़ेगी और एक आम शहरी के माहाना बजट पर यकीनी तौर पर इससे असर पड़ेगा, चूँकि हमारे यहाँ जो कीमत एक बार बढ़ जाती है फिर उसको नीचे वापस लाना, पुराने लेवल पर लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब देखते हैं कि क्या फ़ैसला होता है। हुकूमत खुद ये इंपोर्ट करती है या फिर प्राइवेट सेक्टर को इस बार ये मौका दिया जाता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी का कल ऐलान हुआ, हफ्ते का पहला रोज़ था और उसका नतीजा ये सामने आया कि स्टॉक मार्केट को हमने ज़बरदस्त ग्रो करते देखा। हालांकि उस पॉलिसी को स्टैटिक रखा गया। स्टेट बैंक ने बड़ी कॉशियस अप्रोच अपनाई, ना उसमें कोई इजाफा किया, ना उसमें कोई अलामती कमी हमें देखने को मिली। लेकिन स्टॉक मार्केट ने ऑलमोस्ट कोई 4.5% के हिसाब से ग्रो करके 7,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा इंडेक्स में किया। लेकिन आज हमने देखा कि 600 से कुछ ज़ायद पॉइंट्स की कमी मार्केट में हुई। जो कल बाइंग शायद बहुत ज़्यादा थी, आज वो माइनर सी सेलिंग के थ्रू थोड़ी मार्केट नीचे आई। अब ये क्या वजह रही है कि एक ही दिन में हमने बहुत बड़ा एक रेस देखा और दूसरे दिन हमें मार्केट थोड़ी डाउन होती नजर आई, जबकि जो जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है वो वीकेंड से ऑलमोस्ट स्टैटिक है, उसमें भी कोई ख़ास अभी तब्दीली नहीं आई है। फिर इसके बाद हमने ये भी देखा कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की पजीराई भी हो रही है और कुछ इदारों की जानिब से पाकिस्तान की रेटिंग्स को भी बेहतर किया गया। और ये सिलसिला गुज़िश्ता चंद महीनों से नहीं बल्कि पिछले 1-1.5 साल से यही सूरत हाल है कि पाकिस्तान ने अपने जो इंडिकेटर्स हैं मैक्रो लेवल के उनको बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल किया हुआ है। तो इस सेगमेंट में ज़रा हम ये वजूहात जानते हैं कि अब स्टॉक मार्केट के आज वापस गिरने की क्या वजह है और अगले 2-3 दिनों में, इस हफ्ते के और फिर आगे ये किस तरह से अपने ऑल टाइम हाई की तरफ अपना सफ़र जारी रखेगी। नजम साहब स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब कल 4.5% का इजाफा, आज कमी हुई है लेकिन बड़ी माइनर सी कमी है। तो ये जो मुस्तकिल ऊपर जाने का और नीचे जाने का एक ट्रेंड पिछले हमने 2-3 महीनों में देखा है मार्केट का, तो ये उसी तरह से अभी ये सिलसिला चलेगा या जो मॉनेटरी पॉलिसी का कल ऐलान हुआ बहरहाल उसने एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में क्रिएट करना है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे हिसाब से अभी की अगर मार्केट को समझना हो ना आसान लफ्ज़ों में, तो उसको ऐसे कहेंगे कि बजट पाकिस्तान में आया और फिर हमारे रिज़र्व जिस तरीके से इम्प्रूव हो रहे हैं। कल स्टेट बैंक गवर्नर ने मॉनेटरी पॉलिसी के बाद, इवन तो इंटरेस्ट रेट कम नहीं हुआ, लेकिन इतनी ज़्यादा अच्छी इकॉनमी के बारे में बातें बताई। रिजर्व्स हमारे 17.5-18 बिलियन डॉलर की रेंज में हैं। कुछ जैसे हम लोग रुपीज़ रखते हैं, रुपीज़ के बैंक अकाउंट होते हैं, उसी तरह से जो डॉलर के अकाउंट होते हैं, पिछले 2-3 साल पहले तक स्टेट बैंक ने वो जो डॉलर डिपॉजिट्स थे उनको भी बैंकों से बोरो किया होता है। इसको कहते हैं फॉरवर्ड बुक ऑफ स्टेट बैंक। तो वो भी ऑलमोस्ट 5 बिलियन डॉलर की होती है। ये भी एक तरह का कर्जा ही होता है जो आपने ख़त्म करना होता है। इसको भी स्टेट बैंक ने जो है 900 मिलियन डॉलर पे लेकर आ गया है। और अगर ये नहीं होता तो इससे रिजर्व्स और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते। तो इस पूरी सूरत हाल को जो पिछले 2-3 महीने में हुई है, उसको समझने का तरीका ये है कि इस पूरी सिचुएशन में पाकिस्तान ने यूएई को रीपेमेंट की और फिर सऊदी अरेबिया से बोरिंग करके और यूरो बॉन्ड फ्लोट करके कुछ अच्छी चाइनीज़ कमर्शियल बोरिंग करके अपने रिजर्व जो है बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर लिए। अब ये एक स्प्रिंग बन चुका है जो कि रेडी है एक्सपेंड करने के लिए, ऑल टाइम हाई पे जाने के लिए। लेकिन जंग से रिलेटेड जब भी कोई ऐसी डेवलपमेंट होती है कि जंग फिर से शुरू हो जाती है, अटैक्स होते हैं, पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज होता था, अब बाबुल मंतब वो अगर बंद होता है, उसकी वजह से ऑयल प्राइसेस अगर इंक्रीज़ हो जाती हैं, तो फिर ये स्प्रिंग जो है ना मोमेंटरली रुक जाता है। और यही हमने देखा पिछले 1-2 हफ्ते से कि थोड़ी थोड़ी स्टॉक मार्केट जो है नीचे आ रही थी, लेकिन जैसे ही एक अनअनाउंस्ड सीज़ फायर हुई और वीकेंड पे अटैक्स रुके और एक पॉसिबिलिटी ऑफ टॉक्स जो है वो फिर से शुरू हो रही है, तो एकदम से जो है हमने मंडे वाले दिन देखा कि स्टॉक मार्केट जो है 7,000 पॉइंट से भी ज़्यादा बढ़ गई। और आज की मार्केट तो जैसे साइडवेज ही रही। तो आगे अगर इन टॉक्स में कोई मज़ीद डेवलपमेंट होगी, ज़रूरी नहीं है जंग ख़त्म हो, टॉक्स शुरू हो जाएँ, स्टेट ऑफ हॉर्मूज से थोड़ी ट्रैफिक इंक्रीज़ हो जाए, बाबुल मंदब से और शिप्स गुजरने लग जाएं, तो एक थोड़ी सी स्टेबिलिटी का रुझान बनेगा, तो स्टॉक मार्केट उसके हिसाब से फिर और ज़्यादा आगे बढ़ने के चांसेस हैं। सही। अच्छा, अब ये अपने ऑल टाइम हाई पर जाना है या 2 लाख के इंडेक्स को क्रॉस करना है, तो इसके लिए जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं इन्हीं की इन्वेस्टमेंट काफ़ी है, या फिर ये वॉल्यूम उसी अंदाज में बढ़ेगा कि अगर नए इन्वेस्टर आते हैं, जो कि हमने पिछले महीनों में एक बड़ा अपवर्ड ट्रेंड भी देखा है, बहुत बड़ी तादाद में नए अकाउंट्स खुलें, तो ये नए इन्वेस्टर ही मार्केट के वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर भी अपनी ट्रेड के सेलिंग और बाइंग के जरिए उस वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं? ये बड़ी ना इंसान के अंदर एक नेचुरल थिंकिंग होती है कि जब तक कोई नया बंदा नहीं आएगा ना, तो मार्केट ऊपर नहीं जा सकती। यानी जब तक नए बायर नहीं आएंगे तो प्राइस कैसे ऊपर जाएगी। बट आप देखें, हमारे पिछले 25 साल देखें, कोई हमारे स्टॉक मार्केट के अकाउंट्स जो है, मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, बट कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े होंगे। 2-3 साल पहले तक जो है वो 2 लाख ही होते थे। तो फिर भी आपका इंडेक्स जो है वो 1,000 होता था 2000 में, और वो 40,000 तक गया। फिर नए पार्टिसिपेंट्स आए। तो कंपनीज असल में अपनी वैल्यू बढ़ा रही होती हैं। असल जो ग्रोथ होती है ना स्टॉक मार्केट की, वो होती है कि कंपनीज वैल्यू बढ़ा रही हैं। फिर इकोनॉमी थोड़ी बेहतर होती है, तो जो कंपनी 100 रुपये कमा रही होती है, लोग उसको 500 पे ख़रीदने के बजाय 600 पे ख़रीद लेते हैं। फिर और लोग आते हैं वो 700 पे ख़रीद लेते हैं। लोगों का कॉन्फिडेंस जो है उस कंपनी में बढ़ता है, कंपनी भी अपनी अच्छे रिजल्ट शो करती है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि जो उसके अंदर उस मुल्क की जो कंपनीज हैं, उस मुल्क के जो बिजनेसमैन हैं, वो प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं, और वो एक तरह से एक स्ट्रेट लाइन ही चल रही होती है। फिर उसमें इकोनॉमी का आप एक तरह से कह लें एक तड़का होता है। इकोनॉमी जितनी अच्छी होगी, उन बिजनेसेस की वैल्यूएशन उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। और फिर तीसरा सबसे जो है ना वो फैक्टर होता है कि लोग कितने हैं। ज़ाहिर है जितने ज़्यादा अकाउंट्स होते हैं उसका भी थोड़ा सा इम्पैक्ट होता है स्टॉक मार्केट के ऊपर जाने पे। अच्छा, ये 2 लाख के बाद जो 6 लाख तक का फिगर है, ये बहुत तेज़ी से क्रॉस हुआ है। जो ग्राफ बहुत ग्रेजुअली जा रहा था, ये एकदम से एक वर्टिकल ग्राफ में चेंज हो गया। तो ये इसकी वजह क्या है? बहुत ज़्यादा अब लोगों को एक रिलायबल लग रही है स्टॉक मार्केट, या इसकी ग्रोथ जो हुई है, चूँकि हम देखते हैं कि दुनिया की दीगर मार्केट्स ने उस अंदाज में ग्रो नहीं किया, या डिविडेंड्स या प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, या असल क्या इसकी बुनियादी वजूहत हैं कि लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगे? तो हमारे जो पहले 75 साल थे पाकिस्तान के 2022 तक, उसमें हमारे पास तकरीबन 2 लाख इन्वेस्टर होते थे। और अभी जो माली साल ख़त्म हुआ है उसमें ऑलमोस्ट 2 लाख नए इन्वेस्टर जो हैं उन्होंने स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट जो है वो ओपन कराया है। तो इस तरह की रैपिड ग्रोथ जो है वो हो रही है। असल में अकाउंट ओपनिंग बहुत आसान हो गई है, और स्टॉक मार्केट ने शो भी किया है पिछले सालों में कि कितने अच्छे तरीके से जो है ग्रोथ भी आ रही है, लोगों के प्रॉफिट्स भी बन रहे हैं, और ट्रांसपेरेंट है। किसी भी चीज़ में अगर शॉर्ट टाइम के अंदर आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है ना, तो उसके लिए ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी होती है, ताकि सबके सामने हो कि क्या हो रहा है। तो इसमें हर कंपनी जो है अपना रिजल्ट भी अनाउंस करती है हर 3 महीने बाद। इसको आप दूसरी एसेट क्लास रियल एस्टेट से कंपेयर कर लें तो सालों साल तक कभी तक पता ही नहीं चलता कि डेवलपमेंट होनी है कि नहीं होनी, मेरी फाइल पर नंबर लगना है कि नहीं लगना। तो ट्रांसपेरेंसी और जो रिटर्न्स आए हैं पिछले 4-5 सालों के अंदर,
और तीसरा फिर SECP और PSX ने मिल के जो अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसेस है उसको AI इंटीग्रेटेड कर दिया है, उसको डिजिटलाइज कर दिया है, तो आप घर बैठे जो है आराम से अकाउंट खोल सकते हैं। मेरे ख्याल से ये अगेन ट्रिलॉजी है ऑफ 3 थिंग्स जिन्होंने मिल के ये जो अकाउंट्स इतने ज़्यादा ओपन हो रहे हैं, इसके पीछे ये रीज़न है। सर ऐसा मैक्रो लेवल पर जो अप्रिसिएशन मिलती है मुख्तलिफ एजेंसीज़ की तरफ से या रेटिंग्स बेहतर होती हैं, रिसेंटली S&P ने पाकिस्तान की रेटिंग को बेहतर किया, तो ये भी इम्पैक्ट क्रिएट करती है स्टॉक मार्केट पर। ज़ाहिर मैक्रो इंडिकेटर का फौरी ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो नहीं होता, वो माइक्रो लेवल पर आते आते बहुत टाइम लगता है, लेकिन मार्केट्स पर या इक्विटी मार्केट या दीगर ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं इन पर इसका कोई फौरी असर होता है? और ये S&P के उस पर भी अगर आप कमेंट करना चाहें। बिल्कुल, इन डेवलपमेंट्स का ऑन ग्राउंड इम्पैक्ट आने में बिल्कुल टाइम लगता है, लेकिन स्टॉक मार्केट होती है फॉरवर्ड लुकिंग। तो जैसे हमने IMF प्रोग्राम जब साइन किया था 2023 में, उसी वक्त जो है एक रैली स्टार्ट हो गई थी। इवन दो स्टेबिलिटी और रिजर्व्स बढ़ना ये सब इनमें टाइम लगा। तो देखें, जब भी कोई क्रेडिट रेटिंग आपकी जो है इम्प्रूव होगी ना, तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हमने डॉलर के जो रिजर्व्स हैं, जो हमारे अगले साल की रीपेमेंट हैं, वो करनी होती हैं, तो उसके लिए थोड़े से नए कर्जे लेने होते हैं। तो जब आपकी क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव होती है, आपके पास नए इन्वेस्टर्स ओपन हो जाते हैं जिनसे आप जो है लॉन्ग टर्म बोरिंग कर सकते हैं, और रेट भी नीचे आ जाता है। तो अगर हम अभी 7% पे बोरिंग करते हैं कोई डॉलर की, तो वो शायद 6.5-6% पे आ जाए, और वो जो पूरा पूल होता है जो आपको पैसे देने के लिए 4 साल के लिए 5 साल के लिए रेडी होता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव होने से आपकी रिजर्व्स की जो आउटलुक है, यानी कि आप आज से 1 साल बाद 2 साल बाद आपके डॉलर रिजर्व्स कितने होंगे, वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है, और उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। क्योंकि जितने अच्छे रिजर्व्स होते हैं उतना डिवैल्यूएशन के चांसेस कम होते हैं। लोगों को पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है बिजनेसेस का, कि अनसर्टेनिटी होती है, पॉलिसी चेंज हो जाती है। लेकिन अगर रिजर्व अच्छे हों तो लोगों को कॉन्फिडेंस होता है कि एटलीस्ट चलो डिवैल्यूएशन जो है ना वो नहीं होगी, तो हम अपना बिजनेस जो है एक्सपेंशन करना है, ज़ाहिर है बाहर से मशीनरी मंगानी है, डॉलर्स में आती है, तो उसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ नहीं जाएगी। तो इसका ये इम्पैक्ट होता है क्रेडिट रेटिंग इंप्रूवमेंट का। सही। अच्छा, मासेस लेवल पर बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर भी होते हैं जिनके पास कैपिटल बहुत कम होता है, अपने छोटी छोटी सेविंग को वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए शायद स्टॉक मार्केट या इस तरह के फंड्स वगैरह में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है इन्वेस्ट करना, अवेयरनेस इतनी नहीं होती, तो वो गोल्ड या सिल्वर को बड़ी ईजी इन्वेस्टमेंट समझते हैं। तो आपकी नज़र में उन नए इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर इन्वेस्टमेंट ये है कि वो जाएँ किसी भी ज्वेलर से गोल्ड के या सिल्वर के बिस्किट्स ले आएँ, या फिर वो अपने लॉन्ग टर्म उस प्लान करें और स्टॉक मार्केट में या किसी फंड में वो इन्वेस्ट करें, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है? देखिए, पाकिस्तान में जो 2 एसेट क्लासेस हैं जिन्होंने सबसे अच्छा रिटर्न दिया, और ये एक दूसरे की ना परफेक्ट हैज है। हैज का मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्ट करती हैं। कभी कभी जब पाकिस्तान में डीवैल्यूएशन हो जाती है और करेंसी की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, तो फिर गोल्ड बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। इसी तरीके से जब स्टेबिलिटी होती है मुल्क के अंदर, तो स्टॉक मार्केट जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, बिजनेसेस के प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। तो दोनों चीज़ें जो है वो आपको करनी चाहिए, स्पेशली अगर किसी के पास बहुत कम इन्वेस्टमेंट है। अब तो बहुत आसान तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, यूट्यूब पे इतनी वीडियोस अवेलेबल हैं, इंडेक्स इन्वेस्टिंग कर सकते हैं आप, शायद 1 लाख रुपए से भी बड़ा अच्छा ना पोर्टफोलियो बना सकते हैं 10-12 कंपनीज़ का। तो मेरे हिसाब से दोनों आपको करनी चाहिए। अगर आपके पास लेट्स से 1 लाख रुपए की सेविंग है, तो कुछ हज़ार जो है वो स्टॉक मार्केट में कर लें, कुछ हज़ार जो है उसका गोल्ड ख़रीद लें, तो एक अच्छा आपका ओवरऑल बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बन जाएगा। सही। अच्छा, मार्केट चूंकि अभी अपने ग्रोइंग ट्रेंड पर है, तो ऐसी सूरत में उस मार्केट में इन होना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और वही सिचुएशन इस वक्त गोल्ड के साथ भी है कि पिछले 6-8 महीनों में तो इस वक्त लोएस्ट एक नंबर पर मौजूद है, तो उसमें भी इस वक्त बहुत ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस मौजूद हैं। तो ये वो राइट टाइम होता है किसी मार्केट में या किसी कमोडिटी में इन होने का? सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि मोमेंटम कितना है, ये देखना चाहिए अभी हम खड़े कहाँ हैं। मतलब ये कि पाकिस्तान में अगर हम पी रेशो की लैंग्वेज करें ना, कि एक कंपनी अगर 100 रुपये का प्रॉफिट कमा रही है तो उसकी प्राइस कितनी चल रही है, तो जब ये 1000 से ऊपर चली जाती है ना, यानी कि 10 गुना से ज़्यादा उस शेयर की प्राइस हो जाती है, फिर हम थोड़ा सा उस ट्रेजेक्ट्री में आ जाते हैं, उस जगह पे आ जाते हैं कि फिर पाकिस्तान की हिस्ट्री शो करती है कि 12-13 टाइम्स के बाद ना स्टॉक मार्केट नीचे गिरने के थोड़े से चांसेस होते हैं। लेकिन अभी तो हम तकरीबन 8 पे खड़े हैं। तो ये जो सेम बात है ना कि अभी मार्केट बढ़ गई, अभी मैं रुक जाता हूँ, ये हमने इलेक्शन के टाइम पे सुनी 2024 के अंदर, जब मार्केट 40,000 से 60,000 पे आ गई थी। फिर हमने 2024 के आखिर में भी सुनी, फिर जब इंडिया से जंग हुई 1 लाख क्रॉस हो गया हुआ था, उस वक्त भी सुनी कि मार्केट बढ़ गई है, अभी नहीं एंटर होना चाहिए। फिर हमने अभी रिसेंटली USA ईरान की जंग में भी सुना कि मार्केट तो पहले बहुत बढ़ गई थी, अब जो है ना इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो जब तक हम मेरे हिसाब से 8-9 पी रेशो पे होते हैं, जो कि आजकल हैं, ये एक रीज़नेबल टाइम होता है एंटर होने का। और ऑब्वियसली आप अपने सारे पैसे इन्वेस्ट नहीं करते थे, तो जब आपने साथ एक हेज भी किया होता है, दूसरी जगह पे भी इन्वेस्ट किया होता है, तो कंबाइंड लेवल पे आपकी इन्वेस्टमेंट जो सही तरीके से ग्रो होती रहती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुर्रहमान नजम साहब स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट के साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।